मिनासान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल तो पर। गाइस स्वागत है आपका द रेंजर्स इन माय हार्ट सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में। गाइस इस सीजन के अभी तक के जितने भी एपिसोड थे वो काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं और ये है सीजन का लास्ट एपिसोड। अब इसके बाद सीजन थर्ड आएगा या नहीं आएगा इसका अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो क्योतारो होता है वो ब्लैंकेट के अंदर छुपा होता है और वो गॉड को सुना ही रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्यों डाला। तभी एक लड़की यामादा से कहती है तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, लेकिन वो कुछ ना कह के ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और क्योतारो और भी ज्यादा गॉड को कोसने लगता है। वो लड़की फिर से कहती है तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, तो वो क्योतारो को देखती है, लेकिन जो सेकाइन होती है वो कहती है कि डेट शेड तो बच्चों का काम है, हमें तो कुछ एडवांस करना चाहिए। ये सुन के तो यामादा को और ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वो कहती है कौन सी चीज। लेकिन तभी यामादा को रियलाइज होता है कि उसने क्या कहा, तो वो दोबारा से ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। तो सेकाइन आके उसके कान में वो वाली बात बता देती है और इतने भी इनोसेंट मत बनो, वो बात मतलब समझ जाओ वही वाली बात। और ये सुन के वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और जैसे हम लोगों को लगा कि कुछ उस टाइप की बात वो कह रही होगी, लेकिन वैसा नहीं था। और क्योतारो को भी ये लगा कि वो वाली बात कह रही है, लेकिन नहीं, वो यह कह रही थी क्या तुम दोनों ने डेटिंग स्टार्ट कर दी। तभी चीरो लाइट बंद कर देती है और क्योतारो सोचने लगता है कि अब तो लाइट बंद हो गई है और सबके सोने का वेट करता हूँ और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और वो जैसे ही मुड़ता है तो यामादा उसके साइड में सोई होती है और ये देख के वो हैरान हो जाता है और वो वही वाली बात फिर से सोचने लगता है। और तभी यामादा और ज्यादा टच हो जाती है और अपने गुब्बारों को टच करती है, तो क्योतारो का कुछ अलग सा ही फील होने लगता है और क्योतारो से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता। लेकिन जो यामादा होती है वो उसके कान में आके कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और ये सुन के तो क्योतारो हकलाने लगता है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता और तभी उन दोनों के होठ मिलने लगते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो किस करने वाले हैं, लेकिन तभी क्योतारो का मैसेज का वक्त सोचकर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो ये सुन के यामादा फटाक से उठ के बैठ जाती है और उसका मुंह काफी ज्यादा क्रीपी सा हो जाता है और जो बाकी सारे लोग होते हैं वो तो उसे ही देख रहे होते हैं और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जो ब्लैंकेट है वो काफी ज्यादा बड़ा क्यों लग रहा है। तो वो लोग उससे कहते हैं, लेकिन वो तो ब्लैंकेट को हटाने नहीं देने वाली थी। और तभी करिश्मा होता है कि जो कांजाकी होता है वो लटक रहा होता है बाहर से और ये देखकर सभी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। लेकिन जो क्योतारो और यामादा थे वो तो इसी मौके का वेट कर रहे थे और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी यामादा उसे रोकती है और वो शर्माते हुए कहती है क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। तो क्योतारो कहता है हाँ, हम लोग कल बात करेंगे। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योतारो कह रहा होता है कि आज हम लोगों के ग्रुप का कोई भी काम नहीं था, इसलिए हम लोग आज फ्रीली घूम सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस टेम्पल में आए हैं जहाँ पे यामादा की दोस्त फोटो खींच रही होती हैं और वो एक श्राइन होता है। और फिर एंडो बताने लगती है कि ये जो बहुत सारे टेम्पल के गेट है ना, अगर कोई कपल हाथ पकड़ के इसे पार करता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए कपल बन जाता है। यामादा कहती है क्या क्या ये सच है। हानजाबे कहती है रुको रुको मैं गूगल पे अभी चेक करके बताती हूँ। लेकिन एंडो उसे रोक देती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो दोनों लड़ने लगते हैं और यहाँ क्योतारो कह रहा होता है कि मैंने उसे कल बात करने के लिए कह दिया है, लेकिन मैं उसे कहूँगा क्या, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो मेरी वजह से अपने ऑडिशन को छोड़े और अपने सपने को तोड़ दे। वो मेरी वजह से यहाँ पर आई है ना, तो मैं ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ। तभी यामादा उस श्राइन के अंदर दौड़ते हुए जाने लगती है और वो रुक के क्योतारो को भी अपने पास बुलाती है। फिर वो यामादा के पास आ जाता है और जो उसके बाकी दोस्त होते हैं वो दूसरी साइड से जा रहे होते हैं और यामादा उससे कह रही होती है कि कितना टाइम हो गया ना हम दोनों को एक साथ घूमते हुए, वो भी अकेले। तो वो भी हाँ कहता है। यामादा कहती है मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ रहते हो और खुश रहते हो। तो क्योतारो उसका मास्क निकाल के कहता है क्या तुम सच में खुश हो। और हम लोग देखते हैं कि जो यामादा होती है उसके मास्क के जो पीछे का चेहरा होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो रोने ही वाली है। क्योतारो कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो क्योंकि तुम अपना ऑडिशन छोड़ रही हो, वो भी मेरे लिए। तो ये सुन के यामादा उससे माफ़ी मांगती है। तो क्योतारो कहता है तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो। और तभी वो रोने लगती है और वो रोते रोते कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना क्योतारो, मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, मैं बस इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा अंदर ही अंदर दम घुटता जा रहा था क्योंकि मुझे वो ऑडिशन करना ही था और वो सोच कर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं एंजॉय करूँगी और उसे भुला दूंगी। और ये सारी बातें कहकर वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और क्योतारो अपने मन में कहता है ये सुनकर मुझे खुशी हुई, आखिरकार उसने अपनी फीलिंग को जाहिर तो किया जिससे कि उसे घुटन हो रही थी। और ये सोचते हुए वो उसका फॉक्स वाला मास्क पहन लेता है और वो कहता है यामादा तुम मुझे इतना वीक समझती हो पर मैं उतना हूँ नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ। और वो फिर यामादा की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ करता था, जिस कारण मैं सिर्फ फर्स्ट मारने की सोचता था और इसके लिए मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट करती थी और इसी वजह से मेरे स्कूल में दोस्त भी नहीं थे। और एक दिन तुम मुझे मिली और उस दिन से मेरी पूरी दुनिया बदल गई और मैं तुम्हारे साथ बात करते करते इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला, जिस कारण मैंने दोस्त बनाए और लड़कियों से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें भी की।
और उसी के साथ दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से जो मेरे टीचर थे वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लगे और ये सारी बातें बोलते हुए अपने मास्क को उतार देता है। और हम लोग देखते हैं वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसकी आंखों से नदियाँ बह रही होती है और ये देख के तो यामादा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एंडो को यामादा दिखते नहीं है तो उसे पता लग जाता है कि कुछ तो चल रहा होगा, तो वो यहाँ से दौड़ के जाने लगती है और हानजावा भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है और यहाँ क्योतारो और यामादा उसे देख लेते हैं। तो वो लोग यहाँ ही से ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगते हैं और एंडो भी काफ़ी स्पीड से उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन जो क्योतारो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस श्राइन को पार कर लेता है। यानी कि अब ये दोनों कपल बन चुके हैं क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस श्राइन को पूरा किया है। और फिर हम लोग एंडो और हानजावा को देखते हैं जहाँ पे सामने उन लोगों को एक कपल दिखाया जाता है और हमें तो लगता है कि ये तो क्योतारो और यामादा होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो होते हैं केंजाकी और हारा, जिन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। और यहाँ यामादा और क्योतारो भागते भागते एक स्टेशन पे आ चुके होते हैं जहाँ से वो अपने ऑडिशन देने के लिए जा सकती है। और क्योतारो कहता है मैंने तुम्हारे लिए टिकट भी बुक कर ली है और तुम्हारा ऑडिशन है ना, तो तुम यहाँ से चले जाओ और मैं सब कुछ यहाँ पे संभाल लूंगा, तुम बस जाओ यहाँ से। और ये सुन के यामादा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और क्योतारो उसे स्नैक्स वाला बैग भी पकड़ा देता है, जो देख के वो खुश हो जाती है। और फिर तभी यामादा को याद आता है कि जब उसने क्योतारो की मदद करी थी तो उसका बैग ऐसा भारी क्यों लग रहा था, क्योंकि उसमें क्योतारो ने यामादा के लिए स्नैक्स लिए थे। और क्योतारो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यामादा कहती है कि मैं भी वो वाली बात कहना चाहती हूँ, लेकिन ज़ोर से। और ये सुनकर तो क्योतारो शर्माने लगता है। तभी इन दोनों के बीच में चिहिरो भागकर आ जाती है और वो लेके आई होती है उसकी ऑडिशन वाली बुक, जिसमें से वो देख के सब कुछ याद कर सके। और वो स्नैक्स का पैकेट और वो बुक उसके बैग में रख देती है। और ये देख के तो यामादा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो यहाँ से निकल जाती है। तभी शीरू उसके फ़ोन में कुछ मैसेज आता है और वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है ये वो लोग क्या कर रहे हैं, और वो यहाँ से भागने लगती है। और ये देख के तो क्योतारो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो एंडो और बाकी सभी लोग होते हैं वो केंजाकी और हारा के कपल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इससे तो हारा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो स्केरी फेस बना के कहती है क्या तुम इसे रोक सकते हो, मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ। और ये देख के तो केंजाकी भी डर जाता है और एंडो आके उसे सॉरी मांगती है। फिर हम लोग क्योतारो को देखते हैं जो कि अकेले इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा होता है और वो यामादा के लिए एक विश वाला वुड भी टांग देता है ताकि उसकी विश पूरी हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं यामादा आ जाती है अपने पेरेंट्स के पास, जो कि उसको यहाँ पे पिकअप करने के लिए आए होते हैं ऑडिशन देने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्योतारो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल ट्रिप से घर जा रहा होता है और तभी उसके पास यामादा का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं तुमसे वहीं पे मिलना चाहती हूँ जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। और क्योतारो को उसके टीचर की बात याद आती है कि जब तक वो लोग घर नहीं पहुँचेंगे तब तक उन लोगों की ट्रिप खत्म नहीं होगी। और फिर क्योतारो ट्रेन से उतर के अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो मुड़ जाता है और यामादा की तरफ जाने लगता है। और तभी वो भागते भागते यामादा के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कर रहा होता है और वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहाँ पे उनकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी। और फर्स्ट सीन की तरह यहाँ पे भी यामादा कुछ ना कुछ खा रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश करने लगते हैं। क्योतारो उसके पास जाके कहता है आखिरकार तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया। और ये सुन के तो यामादा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो पर्दे को लपेट लेती है और कहती है हाँ वो ठीक ठाक गया, मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया था। मुझे पता है कि मैं अपनी फीलिंग को जल्दी से जाहिर नहीं कर पाती हूँ, जिस कारण से मैं काफ़ी ज़्यादा वीक लगती हूँ, लेकिन मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी टाइम टू टाइम। और ये कहते हुए इमोशनल हो रही होती है। क्योतारो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा गिल्टी फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने रास्ते सही हो। यामादा कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं उस जगह पे वीक हो गई थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे संभाल लिया। और ये सुन के क्योतारो शर्माने लगता है और तभी यामादा उसके करीब आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें पता है ना, तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये बात कहते हुए वो रो रही होती है और वो कह देती है आई लव यू सो मच क्योतारो। ये सुन के तो क्योतारो शॉक और वो उसका हाथ पकड़ के कहती है क्या हम दोनों अब डेटिंग स्टार्ट कर दें, चले डेट पे। लेकिन वो तो कुछ जाहिर ही नहीं कर पा रहा होता, फिर भी वो रोते हुए हाँ कर देता है। तभी यामादा उसके करीब बढ़ने लगती है और यहाँ पर पता ही है अब क्या होने वाला है, लेकिन क्योतारो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और इस वजह से उन चीज़ के लिए वो रेडी नहीं होता, जिस कारण से वो लोगों का नहीं हो पाता और वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और वो क्योतारो की गाल पे किस करके वहां से जाने लगती है, लेकिन वो जाते जाते चिल्लाते हुए कहती है क्योंकि उसने फाइनली वो कर दिया जो वो करना चाहता। और क्योतारो की ऐसी हालत हो गई थी जैसे कि मानो उसके जिस्म से आत्मा ही बाहर निकल गई हो और वो भूत बन के यामादा को डराए और वो कुछ सेंस ही नहीं कर पा रहा होता कि यहाँ पे क्या हुआ। तभी वो अपनी सेंस में आता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे वो करना ही पड़ेगा। और वो तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है और यामादा को हम लोग देखते हैं जा ही रही होती है। तभी क्योतारो उसके पीछे से आके उसे रोक लेता है और यामादा रुक जाती है। तो क्योतारो उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देख के यामादा हैरान और यामादा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और क्योतारो भी ब्लश करते हुए कह रहा होता है अपने मन के अंदर कि क्या से क्या हो गए, हम एक दूसरे को प्यार करने लगे, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था।
कि ऐसी सिचुएशन भी आएगी, क्या हम इसे कंटिन्यू रख पाएंगे कि नहीं, और ये अब हमें अगले सीजन में ही पता लगेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और रोमांटिक वीडियो के साथ। सायोनारा।